नौकरी एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी भारत की आज़ादी से ठीक पहले एक ऐसे नौजवान की है जो फिलहाल बेरोजगार है। उसने अर्श से फर्श तक का सफर देखा है। बदहाली और गुर्बत की मार ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। वो अपने परिवार की ऐसी हालत नहीं देख सकता है, इसलिए इससे निपटने का एक आजमाया हुआ रास्ता चुनता है। वो तय करता है कि अब खुदकशी करेगा। शायद यही सारी तकलीफों से बचने का एकमात्र रास्ता है। रंजीत द्वितीय विश्व युद्ध का एक सिपाही है। युद्ध के दौरान उसका एक पैर जख्मी हो गया। मजबूरन फौज से रिटायर होना पड़ा। अब उसके पास कोई काम नहीं है और ना ही शहर में एक लंगड़े को कोई काम देना चाहता है। घर की हालत भी बहुत बुरी है। एक बूढ़ी माँ, कुंवारी बहन और एक छोटा भाई जिनके खाने तक के लाले पड़े हैं। 25 जनवरी 1946 दिन भर काम की तलाश में भटकता रहा। जब घर पहुंचा तो अपनी बेबसी पर रो भी नहीं सकता है। 2 वक्त की रोटी के लिए माँ दिन भर कपड़े सिलती है। बहन और छोटा भाई कागज की थैलियां बनाते हैं। ऊपर से कल मकान भी खाली करना होगा। फिर वे कहाँ जाएंगे? रंजीत जिंदगी से हार गया है। उसने आज रात एक डेथ नोट लिखा। वो अपने परिवार को ऐसी बदहाली में नहीं देख सकता है। उस रात वो अपनी माँ के पैरों पर सोया। अगली सुबह वो एक रेलवे पुल के ऊपर खड़ा है। रेलिंग पर चढ़ता है और एक पल में सामने से आ रही ट्रेन के आगे कूद गया। रंजीत की जीवन लीला खत्म हो गई। कम से कम रंजीत को तो ऐसा ही लगा था। पर कुछ ही देर में वो उसी पुल के ऊपर खड़ा था। हैरान परेशान सोच रहा है कि वो यहाँ कैसे आ गया। तभी एक सूट बूट वाला आदमी उसके पास आया। बताया कि वो अब एक भूत है। ना कोई उसे सुन सकता है और ना ही देख सकता है। अब देखो, ना तो वो बदन रहा और ना ही बदन की तकलीफें। इस दुनिया में रंजीत के दोनों पैर ठीक हैं। धीरे धीरे उसे यहाँ की सब चीजें समझ में आ जाएगी। फिर वो सूट बूट वाला आदमी उसे घुमाने के लिए एक पार्क में ले गया। यहाँ एक जोड़ा है जिसने आत्महत्या कर ली थी। उनके घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे। कोई जात पात का मसला था। उन्होंने सोचा कि जीते जी नहीं तो मरकर साथ रहेंगे, लेकिन मरने के बाद भी इसका हल नहीं हो सका। जो भी हल करना है जीते जी करना होगा। यहाँ साथ होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ ना तो शरीर है और ना ही इसकी फीलिंग्स। मिलन का कोई एहसास ही नहीं है। इस दुनिया में कई जन्मों के प्रेमी भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक प्रेमी उस लड़की का भी मिल गया जो पिछले जन्म में उसका पति था, जो उसके चक्कर में 3 लोगों का कत्ल करके फांसी पर चढ़ गया था। आज अपनी पत्नी को किसी और के साथ पार्क में बैठा देख वहां भी पहुंच गया। रंजीत कहता है ये तो बड़ी समस्या हो गई। पर भला मरने से कोई समस्या हल हुई भी है? फिर वो सूट वाला आदमी उसे एक दूसरी जगह ले गया। बताया कि यहाँ उसे लोग कप्तान के नाम से जानते हैं। बहुत समय से इसी दुनिया में है। रंजीत को बताया कि जब तक पुरानी मोह माया नहीं छूटेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अजीब बात है। रंजीत ने सोचा था कि मरने के बाद उसका गम खत्म हो जाएगा, पर उसे तो सब कुछ याद है। कप्तान पूछता है कि आखिर उसने आत्महत्या क्यों की। उसे देखकर तो लगता है कि वो जिंदगी से बहुत प्यार करता होगा। तब रंजीत बताता है कि वो एक समय बैडमिंटन का मशहूर खिलाड़ी हुआ करता था। लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी। तब नौकरी के कई ऑफर आया करते थे। एक बार तो रशियन रेलवेज की तरफ से खेलने का ऑफर भी आया था, लेकिन तब उसका मकसद इंटरनेशनल प्लेयर बनने का था। एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी जो डबल्स में उसकी पार्टनर थी। रंजीत के पिता एक अमीर वकील थे, पर अक्सर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐसे केस लड़ा करते थे जिसमें अपनी तरफ से पैसा और उद्यम करना पड़ता था। एक दिन अपने मुवक्किल के बेटे को घर ले आए। अब इसी घर में रहेगा। ऐसे ही उपकारों के चक्कर में रंजीत का पिता दिवालिया हो चुका है। घर गिरवी पड़ा है, पर उसने अब तक रंजीत को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। रंजीत की डबल्स पार्टनर रमा एक अमीर आदमी की बेटी है और रंजीत को पसंद करती है, लेकिन रंजीत को इस बात का डर लगा रहता है कि क्या उसका पिता उनके रिश्ते को स्वीकार भी करेगा। तभी पार्क में रंजीत एक अंग्रेज अधिकारी को देखता है। उसके सीने से खून बह रहा है। कप्तान बताता है कि उसका नाम मिस्टर एंडरसन है। हुकूमत में डीआईजी थे। अपनी प्रेमिका फिरोजाबाई के कोठे में उसका गाना सुन रहे थे कि तभी 2 क्रांतिकारी चरणजीत और निहाल सिंह ने उसके सीने में गोली उतार दी। बाद में उन दोनों क्रांतिकारियों को भी फांसी की सजा हुई। आजकल इसी बाग में बैठकर तीनों खूब बहस किया करते हैं। जब उनकी मुलाकात मिस्टर एंडरसन से हुई तो वो कहने लगा कि एक तो अंग्रेज को मारने से आज़ादी नहीं मिलेगी। अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम थोड़ी बनाया है। यहाँ शोषण का पूरा सिस्टम है। पहले इसकी जड़ों को काटना पड़ेगा। अगर आज़ादी मिल भी गई तो यही सिस्टम इस देश को गुलाम बनाए रखेगा। अपने फायदे के लिए नेता देश को बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए सबको पहले इस देश की विरासत और विचारधारा को जानना पड़ेगा। जब ये भारी भरकम शब्द उनके सर के परे जाने लगे तो मिस्टर एंडरसन को वहीं छोड़ खिसक लिए। साहब, ऐसी बातें उनसे करो जिन्हें समझ में आए।
थोड़ी देर में चरणजीत और निहाल सिंह आ गए। अब उनकी बैठक खूब जमेगी। रंजीत को हैरानी है कि अंग्रेज साहब कैसे इतनी गजब की उर्दू बोलते हैं। तब कप्तान कहता है कि बड़ा आसान तरीका है, साहब उर्दू बोलने वाली लड़की के चक्कर में पड़ गए थे, फिर उर्दू अपने आप सीख गए। जरूर फिरोजाबाई बड़ी दिलकश महिला रही होगी, इसलिए तो उसके इंतजार में साहब की आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली है। शाम को कप्तान और रंजीत फिरोजाबाई की खूबसूरती देखने उसके कोठे में चले गए। यहाँ पहुंचा तो देखा कि मिस्टर एंडरसन डिबेट निपटा कर गजरा पहने पहले ही यहाँ मौजूद है। कोठे में बैठे बैठे कप्तान भी गुमसुम हो गया। रंजीत को बताता है कि वो बड़ा बेकार मौत मरा था। कहता है कि वो भगत सिंह के खानदान से ताल्लुक रखता है। शुरू शुरू में झंडे लिए वो भी जुलूसों में शामिल हुआ करता था, पर गोली बम के डर से सब छोड़ छाड़ कर बम्बई भाग गया। सिनेमा का शौक था, हीरो तो नहीं बन सका, स्टंट मैन बन गया। कैप्टन फॉक्स का किरदार करते हुए एक दिन घोड़े समेत खाई में गिर गया, बेमौत मारा गया। ये लिबास भी उसी किरदार का है, इसलिए यहाँ लोग उसे कप्तान कहते हैं। वैसे तो नाम स्वराज सिंह है। माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से नाम रखा था, आज़ादी आएगी, अपना स्वराज होगा। जब तक देश को आज़ादी नहीं मिलेगी उसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। पर रंजीत को लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं होगा। उसने सुना है कि आज़ादी आने वाली है, लेकिन पहले बंटवारा होगा, देश मजहबी दंगों में फंस जाएगा। ये सुनते ही कप्तान भड़क गया। आज़ादी के आंदोलन में इतने लोग मर खप गए, क्या इतनी कुर्बानी मजहबी दंगों के लिए हो रही है? लेकिन मरने के बाद क्या आज़ादी क्या गुलामी? कप्तान दिमाग शांत करने रंजीत को एक 5 स्टार होटल में ले गया। जीते जी तो यहाँ आने की हैसियत नहीं थी, अब भूतों को भला कौन रोकेगा। फिर वे वापस उस पार्क में लौटे जहाँ उन दोनों प्रेमियों का लफड़ा अब भी जारी है। पिछले जन्म के पति हैं तो पिछले जन्म की पत्नियां भी हैं। मामला यहाँ भी उलझा रहेगा। यहाँ रंजीत ने अपनी आगे की कहानी सुनाई। एक शाम जब वो अपने घर आया तो पता चला कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है। आज पिताजी ने बताया कि बहुत समय से घर गिरवी पड़ा है। आज कोर्ट से कब्जे का नोटिस आया था। हालांकि रंजीत को इससे कोई खास दिक्कत नहीं है। पूरी उम्मीद है कि उसे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। फिर कुछ दिन बाद जब अपने दोस्त संजय से खुद के लिए नौकरी खोजने की बात कर रहा था, तब एक बुरी खबर आई। पता चला कि रंजीत के पिता की मौत हो गई है। तब अचानक घर की सारी आफत रंजीत के सर पर आ पड़ी। देखते देखते अर्श से फर्श पर आना पड़ा। घर पर कब्जा हो गया। सारी जमा पूंजी उधार चुकाने में खत्म हो गई। एक बस्ती में छोटा सा टूटा फूटा घर लेना पड़ा। ये तो बदनसीबी की शुरुआत भर है। अब तक उसके दोस्त संजय ने भी उसके लिए कोई नौकरी नहीं खोजी है। जब रमोला को पता चला कि रंजीत के घर की नीलामी में उसके पिता का भी हाथ है, तो रमोला ने अपने पिता से इस बारे में बात की। पर पिता का रूखा जवाब सुनकर उसने धमकी दी कि वो ये घर छोड़कर रंजीत के पास चली जाएगी। रमोला का पिता अपनी बेटी को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता है, इसलिए रंजीत से मिलने उसके घर चला गया। वो उसके लिए एक नौकरी का ऑफर लेकर आया है, लेकिन मदद की आड़ में उसने रंजीत के पिता की गैर जिम्मेदारी का खूब मखौल उड़ाया। बात बात पर उसे उसकी औकात याद दिलाने लगा। उसके पिता को कोसने लगा कि वो गलत राजनीति में लगा था। आजादी वजादी के चक्कर में उसने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो ऐसे पागल की वजह से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता है। रंजीत को ऐसे आदमी की खैरात नहीं चाहिए। उसने रमोला के पिता का ऑफर ठुकरा दिया। उसके लिए अपने पिता की इज्जत और अपना आत्मसम्मान ज्यादा अहम है। वापस लौटने के बाद उसके पिता ने रमोला के कान भर दिए। जब अगली बार वो रंजीत से मिली तो उल्टे उसी पर नाराज है कि उसने उसके पिता की बेइज्जती की। लगा कि उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि कप्तान को रंजीत की बात सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। अक्सर गरीब प्रेमी के साथ ऐसा ही होता है, या तो उसे शराब के नशे में अपना गम भुलाना पड़ता है या फिर विरह के गीत गाकर जिंदगी काटनी पड़ती है। लेकिन रंजीत देवदास भी नहीं बन सकता है। आखिर शराब पीने के लिए भी पैसे चाहिए, और ना ही उसने विरह के गीत गाए। रंजीत अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गया। इसके बाद पूरा जीवन खौफनाक सपने की तरह बीतने लगा। विश्व युद्ध की हर एक मुठभेड़ मौत को छूकर निकलती है। सुकून केवल इस बात का है कि घर में पैसे समय पर पहुंच जाया करते हैं, लेकिन कब तक नसीब काम आती। एक दिन एक बम का गोला उसके नजदीक आकर गिरा। धमाके में एक पैर से लंगड़ा हो गया। जंगी अस्पताल में जगह खाली नहीं थी, इसलिए तुरंत बेस कैंप ट्रांसफर कर दिया गया। पर किस्मत अच्छी निकली। बेस कैंप के लिए निकलते ही उस अस्पताल में बम आकर गिरा। पूरा अस्पताल एक पल में तबाह हो गया। लगता है नसीब में खुदकशी ही लिखी थी। युद्ध खत्म होने के बाद जब घर आया
तो बैसाखियों में था। घर वालों की खुशी रंजीत को बैसाखी में देखकर तरस में बदल गई। पर रंजीत ने माँ को युद्ध की कहानी अलग अंदाज में बताई। कहा कि उसका दोस्त संतोष तो बम के धमाके से मारा गया, मेरा तो बस पैर ही बेकार हुआ है। जब युद्ध खत्म हुआ तो फौज से सिपाहियों की भी छटनी हो गई जो युद्ध में जख्मी हुए थे। सरकार ने उन्हें मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन महीनों सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के बावजूद उसे मुआवजा नहीं मिल सका। रंजीत ये साबित नहीं कर सका कि उसका पैर युद्ध में जख्मी हुआ था या उसने मुआवजे के लालच में अपने पैर खुद काटे हैं। जब बम धमाके से जंगी अस्पताल बर्बाद हो गया तो उसके मेडिकल रिपोर्ट्स भी वहीं जलकर खत्म हो गए। उसके पास युद्ध में अपाहिज होने का कोई कागज नहीं है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, घर में खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। घर का किराया भरने के लिए मजबूरन पुराने फर्नीचर बेचने पड़े। धूर्त मकान मालिक ने रंजीत की मजबूरी का खूब फायदा उठाया, लेकिन कब तक फर्नीचर बेचकर काम चलता। फर्नीचर भी एक दिन खत्म हो गए। रंजीत को भी कोई काम नहीं मिल रहा है। घर चलाने के लिए छोटा भाई और बहन कागज के ठोंगे बनाते हैं, माँ लोगों के कपड़े सिलती है। अपने परिवार की ऐसी बदहाली उससे देखी नहीं जा रही है। खुद के नकारे होने पर केवल खीज होती है। एक समय वो बैडमिंटन का बड़ा खिलाड़ी था, कई टूर्नामेंट जीते थे। आज नौबत ये आ गई है कि उसे टूर्नामेंट में जीते अपने मेडल बेचने पड़ रहे हैं। एक दिन फिर से अपने दोस्त संजय के घर चला गया। आजकल वो बड़ा अमीर आदमी बन गया है, शायद कोई काम दिला दे। फौज में भर्ती होने से पहले उसने काम दिलाने का वादा भी किया था, पर यहाँ भी काम नहीं बना। आखिर एक लंगड़े को कौन काम देगा। आज जैसे इतना ही धक्का काफी नहीं था। जब घर के लिए निकल रहा था, देखता है कि कभी उसकी गर्लफ्रेंड रही रमोला एक आदमी समीर के साथ है। समीर वही आदमी है जिससे रमोला का पिता उसकी शादी करना चाहता है। वो चुपचाप सर झुकाए वहां से निकल गया। जब घर पहुंचा तो मकान मालिक से मुलाकात हो गई। वो ये बताने आया है कि मकान खाली करने की आखिरी तारीख कल की है। बेहतर रहेगा कि घर अपने आप खाली कर दो। सबके सामने कचहरी के प्यादे धक्का मार के घर से निकालेंगे तो क्या अच्छा लगेगा। रंजीत हार चुका है, उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए अगली सुबह रेलवे स्टेशन चला गया। इसके बाद की पूरी कहानी कप्तान को अच्छे से मालूम है। सारी बात कप्तान से कहने पर रंजीत का मन हल्का हो गया। अजीब बात है, दुख बांटने से गम हल्का हो जाता है। कप्तान के हिसाब से जिंदगी बहुत हसीन है। जब तक हम जिंदगी की राह पर चलते हैं हमें इसका एहसास नहीं होता है, पर जब पीछे पलटकर देखते हैं तब पता चलता है कि अतीत कितनी रंगीन थी। अक्सर मरने के बाद एहसास होता है कि जीने की बात ही कुछ और है। आज पार्क में देखा कि मिस्टर एंडरसन बड़े उदास बैठे हैं। पूछा तो पता चला कि उसकी प्रेमिका फिरोजाबाई की हालत ठीक नहीं है। बेचारी अस्पताल में पड़ी है, नींद की गोली का ओवरडोज ले लिया है। तभी मिस्टर एंडरसन को मुक्ति मिल गई। लगता है फिरोजाबाई भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। आखिर रंजीत को मुक्ति कब मिलेगी। आज उसे अपने परिवार की बड़ी याद आ रही है। सोचता है कि देख आए कि वे किस हाल में हैं। सबसे पहले वे रंजीत के छोटे भाई राजा का हाल देखने जाते हैं, जिसे रंजीत के पिता ने गोद लिया था। बेचारा राजा ट्रेन में मिठाइयाँ बेच रहा है। जब एक लाला ने उसे ठगी की तो रंजीत ने अपने छोटे भाई की मदद करने के लिए लाला का बटुआ छोटे भाई के थैले में डाल दिया। लेकिन जो जीते जी मदद नहीं कर सका वो मरकर क्या मदद करेगा। जब लाला को अपना बटुआ नहीं मिला तो लोगों ने राजा की थैली की जांच की। बेचारा राजा चोरी के आरोप में लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। बूढ़ी माँ सड़क के किनारे भीख मांगती है। छोटी बहन को जिस्म फरोशी के धंधे में उतरना पड़ा। ये सब देखकर रंजीत विलक उठा। उसने मरने से पहले ये सब नहीं सोचा था, पर अब उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वो मर के उनकी मदद नहीं कर सकता है। कप्तान ने उसे दिखाया कि पूरे देश का हाल वही है जो उसके परिवार का है। कहीं नकली दवाइयों के कारोबार, मिलावटी खाने, ऐसे धंधेबाजों की कोई कमी नहीं है। वे पकड़े भी नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने सरकार को वार फंड में बहुत मोटा चंदा दिया है। जिस 2 वक्त की रोटी के लिए औरतें जिस्म फरोशी कर रही हैं, वो तो सरकारी गोदामों में पड़ी पड़ी सड़ रही है। कप्तान को उम्मीद है कि एक बार आज़ादी आ गई फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको सबका हक मिलेगा। पर शायद ऐसा ना हो। ये मुनाफाखोर, मिलावट करने वाले, काला बाजारी कोई अंग्रेज तो नहीं है। ये तो अपने ही लोग हैं। क्या आज़ादी मिलने के बाद इनका ईमान बदल जाएगा। इस बात से कप्तान निराश हो गया। रंजीत को भी अफसोस है कि अगर वो जीते जी थोड़ा हिम्मत कर लेता, अपने छोटे छोटे डरों को जीत लेता, भविष्य का डर, सब खो जाने का डर, अपमान का डर, तो जिंदगी अलग होती। तब रमा भी उसके साथ होती। तभी वो रमा को अपनी ओर आते देखता है। वो भी उसे देख सकती है, यानी रमा भी मर चुकी है।
बताती है कि उसने भी आत्महत्या कर ली। वो उसके बिना कैसे जिंदा रह सकती थी। कप्तान भी अपनी मुक्ति के इंतजार में है। जब देश में स्वराज आएगा वो भी मुक्त हो जाएगा। जल्दी ही आज़ादी की घोषणा होने वाली है। उसने आज़ादी आने की खुशी में पार्टी दी है, पर पार्टी में उसकी दोस्त लिजी ने बताया कि आज़ादी तो आ रही है लेकिन साथ में बंटवारा भी आएगा। आज़ादी की खबर पुख्ता है। कप्तान साहब को मुक्ति मिल गई लेकिन बंटवारे का सदमा भी लगा। दूसरी दुनिया का सफर उसके लिए सदमे भरा होगा। कप्तान के जाने से रंजीत दुखी हो गया। वो रमा से कहता है कि वो उसके बिना यहाँ नहीं रह सकता है। रमा की भी बस यही चाहत थी कि रंजीत भी उसके लिए उतना ही तड़पे जितना कि वो उसके लिए तड़पती है। कुछ ही देर में रमा भी वहां से चली गई। यही इच्छा उसकी मुक्ति की चाबी थी। कुछ देर बाद वो देखता है कि एक आंदोलन में उसके परिवार के सभी लोग शामिल हैं। तभी अंग्रेज पुलिस ने गोली चलवा दी और देखते देखते उसकी माँ, बहन और छोटा भाई मारे गए। फिर उसने आज़ादी का झंडा उठाया और संसद के शिखर पर फहरा दिया। तभी एक शोर के साथ उसकी नींद खुली। रंजीत अपने कमरे में जागा। वो मरा नहीं है। उसने ये सब एक सपने में देखा। वो जिंदा है। उसका सारा गम, नाकामी का डर सब पल भर में खत्म हो गया। उसने उठते ही पहले उस डेथ नोट को फाड़कर फेंक दिया जो लिखकर सोया था। अब उसे घर के छिन जाने का, अपमानित होने का, किसी बात का कोई डर नहीं रह गया है। उन्हें भले इस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है, फिर भी उसके पास एक उम्मीद है। आज घर खाली करते वक्त उसकी गर्लफ्रेंड रमा भी आ गई। बताया कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, वो उसके साथ रहेगी। अब वे जहाँ भी जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, पर डर कर मरेंगे नहीं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।